हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र का द्वितीय अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक का भाग 1 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको बहुत सारे चित्र दिख रहे हैं। आज हम देखेंगे आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक। जो भी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक जो एक्टिविटी होती है, आज हम उनको समझने का प्रयास करेंगे। क्षेत्रक को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर्स, क्योंकि आप शायद इस नाम से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। अब आप ये सब चित्रों को देखिए और आप बताइए इसे क्या समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ व्यक्ति जो है वो अलग अलग कार्य कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति है जो यहाँ पर कपड़े का जो होता है वो व्यापार कर रहा है, वो उसका क्रय विक्रय जो है यहाँ पर दिख रहा है हमें। कुछ यहाँ पे जो व्यक्ति यहाँ पे हमें दिख रहे हैं कि वो सामान ढो रहे हैं, ये सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा रहे हैं। यहाँ जो है ईंटें बनाई जा रही हैं और यहाँ जो है कपास की खेती की जा रही है। तो इस प्रकार से ये चित्रों के माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि बहुत सारे हमारे आसपास के अगर हम देखते हैं अपने एनवायरनमेंट में, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो अलग अलग गतिविधियाँ जो है करते हैं। अब अगर हमें इसे इकोनॉमिक्स में या अर्थशास्त्र की भाषा में बोले तो इसे हम ये बोल सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो ग्रुप्स हैं, जो समूह होते हैं, वो हमारे आसपास के जो इन्वायरमेंट है, जो हमारे समाज हैं, उसमें अलग अलग कार्य जो है वो करते रहते हैं। तो इसीलिए इन ग्रुप्स को क्या करेंगे, इन ग्रुप्स को जो है हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। जो अगर हम अर्थशास्त्र की भाषा में बोले तो ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं, जो अलग अलग समूह होते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करते हैं, उसे हम क्षेत्रक या फिर सेक्टर कह सकते हैं। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से सेक्टर होते हैं। इसे हम अर्थशास्त्र में 3 भागों में बांटें। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा है द्वितीय क्षेत्रक और तीसरा होता है तृतीय क्षेत्रक। तो हमें देखेंगे कि ये जो सेक्टर्स अलग अलग होते हैं वो कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या सेवाओं का जो है वो सेवाएं उनके द्वारा प्रदान की जाती है। तो आज हम इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे। जैसा कि बच्चों आपने ये चित्र में देखा था, जो ये चित्र की मैं बात कर रही हूँ, आपने देखा कि इसमें जो लोग हैं वो अलग अलग गतिविधियों में लगे हुए हैं। कुछ लोग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो प्रोडक्शन या उत्पादन का काम कर रहे हैं, और कुछ लोग जो होता है वो सर्विस का काम कर रहे हैं, मतलब सेवाएं दे रहे हैं। इसमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती है और कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती है। वस्तुओं का उत्पादन से आपका क्या मतलब है? जो कि वस्तुओं को उत्पादित कर रहे हैं। जैसे कि आप किसान को देख लीजिए, जो कि खेती करता है और वस्तुओं का बहुत सारी फसलों को उगाता है। और सेवाओं से हम क्या समझते हैं? सेवाएं होती हैं जो कि आपको सेवा प्रदान की जाती है। जो ये उत्पादन का कार्य होता है, इनको हेल्प करने के लिए, इनका डेवलपमेंट करने के लिए जो सेवाएं होती हैं उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। अब हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं कि जो हम इकोनॉमिकल जो सेक्टर की बात करते हैं, जो आर्थिक क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, उन्हें हम कैसे समझ सकते हैं? तो इसको समझना बहुत आसान है। हम इसे 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। और इसके आधार पे जो है हम ये जानेंगे कि अलग अलग क्षेत्र में क्या क्या कार्य जो है वो किए जाते हैं। तो आज हम इन्हें समझने का कोशिश करते हैं। इन्हें समझने का एक तरीका यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाए। मतलब इसे बहुत सारे जो है अलग अलग समूहों में बांट दिया जाए, और इन समूहों को क्षेत्रक भी कहते हैं। ये जो समूह होते हैं, ये जो ग्रुप्स होता है, इसे हम क्षेत्रक या सेक्टर कहते हैं। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इनकी क्या उद्देश्य होते हैं, क्या मानदंड होते हैं, इसके आधार पर हम इसे अलग अलग तरीकों से जो है इसे बांट सकते हैं, इसे विभाजित कर सकते हैं। अब आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र जो होते हैं वो क्या होता है। इसमें देखिए कृषि लिखा हुआ है। क्यों लिखा है मैं आपको भी पहले समझाऊंगी। प्राथमिक क्षेत्र जो है, जैसे आप ये देख सकते हैं पिक्चर, इसमें सारी चीज़ जो होता है हमें क्या होती है, जो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो नेचुरल रिसोर्स है, मतलब कि आपके प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं। अब जो भी चीज़ जो हमें प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होती है वो सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र में होते हैं। तो ऐसे सारी चीज़ें जो हमें
मतलब जो नेचुरल रिसोर्स होती है और उनका प्रोडक्शन किया जाता है, उनका उत्पादन किया जाता है। जैसे कि किसान जो है वो क्या कर रहा है, किसान विभिन्न प्रकार की फसलों को उगा रहा है, गेहूँ बो रहा है, वो जो होता है ये चावल बो रहा है, उसके अलावा दाल उगा रहा है, तिलहन उगा रहा है, गन्ने का जो है तो उत्पादन कर रहा है। तो इस प्रकार से इन लोग क्या कर रहे हैं, ये जो प्राकृतिक संसाधन से जो है, चाहे डेयरी के जो प्रोडक्ट वगैरह हो गए वो भी हम इसमें रखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई वो जो होता है पशुओं से प्राप्त होते हैं, पशुएं भी चारा वगैरह जो है पशु चारण वगैरह करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्राकृतिक संसाधन के जो उत्पादन होता है, से जो भी उत्पादन होता है उसे हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। तो इसीलिए ये जो होता है मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है, कृषि पर आधारित होता है। इसीलिए इसे प्राथमिक क्षेत्र के साथ साथ कृषि क्षेत्र के एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी ये जाना जाता है। तो बहुत सिंपल बात है बच्चों, आपको समझ आएगा कि जो भी चीज़ जो कृषि से संबंधित है, जो प्राथमिक संसाधनों के उत्पादन करती है, वो सारी चीज़ें कहाँ पर आएंगी, प्राथमिक क्षेत्र में आएंगी। अब जैसे ये कुछ उदाहरण के द्वारा और इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कपास की खेती, तो यह एक मौसमी फसल है। आपको पता है कि कपास एक मौसमी फसल है। कपास के पौधों की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः न कि पूर्णतः प्राकृतिक कारक जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर करते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ें प्राकृतिक होती है या मौसमी फसल होती है, उसके लिए हमें जलवायु, वर्षा, प्रकाश, ये अच्छे से सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है या नहीं, प्रॉपर जो है वो वर्षा हो रही है या नहीं हो रही है, जलवायु कैसी है, इन सभी पे जो है वो निर्भरता रहती है। अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है क्योंकि यह प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं। अतः इसका उत्पाद दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद हुआ, क्योंकि जो हमें दूध मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, वो हमें जानवरों से मिल रहा है, जो वनस्पति प्राणी जात जो होते हैं उनसे प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए जो है ये भी क्या होगा, एक प्राकृतिक उत्पाद होगा। अब इसी प्रकार मैं बात करती हूँ खनिज की, खनिज और अयस्क, क्योंकि ये जो मिनरल्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, एक प्राकृतिक उत्पाद होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो कि हमारे ज़मीन में हमें प्राप्त होते हैं, तो इन्हें भी निकाला जाता है ज़मीन से। इसीलिए ये भी जो कार्य होंगे वो क्या होंगे, प्राथमिक क्षेत्र में ही आएंगे। तो खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहा जाता है। बच्चों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, इसको अंडरलाइन कर लेना अपने बुक में, कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं और उससे किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे हम कहाँ रखेंगे, इसे हम रखेंगे प्राथमिक क्षेत्र। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, उसमें जो है ये सारी गतिविधियों जो है वो आएगी। ठीक है, चूंकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसीलिए इस क्षेत्र को, इस सेक्टर को क्या कहते हैं, कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र की। द्वितीय क्षेत्र मतलब कि औद्योगिक। तो औद्योगिक क्षेत्र क्या होते हैं? द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। अब ये जो विनिर्मित वस्तुएं उत्पादित करता है, जैसे कि क्या हो गया, अब होता है द्वितीय क्षेत्र। देखिए द्वितीय क्षेत्र में क्या आती है, वे सारी चीज़ें जिनका उत्पादन प्राथमिक जो क्षेत्र है उसमें होता है और उसके बाद यहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, मतलब उसमें जो प्रोसेस होती है। मान लीजिए कि प्राथमिक उत्पाद क्या होता है, आटा, गेहूं जो होता है वो क्या होता है, प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर होता है, खेती के द्वारा जो है वो गेहूं बोया जाता है। तो अब क्या है कि अगर हमें एक बिस्किट को बनाना है तो बिस्किट जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो आपके द्वितीय क्षेत्र में बन रहा है। क्योंकि जो प्रोसेस होती है, जो प्राथमिक उत्पादों को जो हम एक प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस के बाद जो चीज़ें बनती है उसे हम द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत का लाते हैं। इसीलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है या इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी इसे जाना जाता है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जहां वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है बल्कि निर्मित की जाती है,
इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है और यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। तो ये जो भी प्रक्रिया, जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? जो भी प्रकृति से डायरेक्ट जो उत्पादित होती है वस्तुएं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप गन्ना कहाँ होता है? गन्ने की खेती जो है वो किसान करता है, लेकिन अगर उससे शुगर बनाना है, उससे शक्कर बनाना है, तो वो कहाँ बनेगी? वो आपकी इंडस्ट्री में बन रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी? आपकी जो द्वितीय क्षेत्रक है उसमें आएंगे। तो इसीलिए जो भी आपके कारखाने, जो फैक्ट्री होती है, जो वर्कशॉप वगैरह होती है, जो कारखाना होता है, या घर में भी जो है ये सारी चीज़ें जो द्वितीय क्षेत्र में बनने वाली चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे बनती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग करके हम क्या करते हैं बच्चों? कपड़ा बनाते हैं, सूत काटते हैं और कपड़ा बुनते हैं। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंटों से घर और भवनों का निर्माण करते हैं। तो आपने ये चीज़ देखा कि हम कोई भी प्राइमरी चीज़ों को नहीं ले रहे हैं, जो कि प्राकृतिक संसाधन है उससे नहीं ले रहे हैं, बल्कि उससे हम जो है उस प्रक्रिया के द्वारा कुछ नई वस्तुएं जब हम उत्पादित करते हैं तो उसे हम द्वितीय क्षेत्रक में रखते हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चूंकि यह क्षेत्रक, आपने ये देखा कि चूंकि यह क्षेत्रक क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। अब हम बात करेंगे तृतीय क्षेत्रक की। जो तृतीय क्षेत्रक होता है वो क्या होता है? देखिए, आज अभी तक हमने देखा है कि जो प्राथमिक क्षेत्रक है और जो द्वितीय क्षेत्रक है वो दोनों ही क्षेत्रक जो है वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए होते हैं, मतलब प्रोडक्शन हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन जो तृतीय क्षेत्रक है बच्चों, ये सेवाएं प्रोवाइड कराते हैं, जो सर्विस होता है, इसीलिए इसे तृतीय क्षेत्र को सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के विकास में मदद करती हैं, अन्य क्षेत्रों के विकास में मदद पहुंचाता है। आप इस चित्र को देख सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उत्पादित होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसको लाने ले जाने के लिए हमें क्या आवश्यक होता है? सेवाओं की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप ये ट्रक को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आप इसमें देखिए कंप्यूटर है, कैफ़े है, ये सब क्या होगी? सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आती है। मतलब कि जो प्राथमिक और द्वितीय जो क्षेत्रक हैं उनको, उनका डेवलपमेंट करने के लिए, उनके विकास में मदद करने के लिए ये तृतीय क्षेत्रक का निर्माण किया गया है। और आज हम देख सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में ये तृतीय क्षेत्रक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती है। तो ये जो गतिविधियां होती हैं वो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है, लेकिन क्या करती है? जो उत्पादन प्रक्रिया होती है उसमें ये मदद करती है, सहयोग करती है। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जैसे कि क्या होता है कि जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक में जो भी वस्तुओं का निर्माण होता है, ठीक है, उनको बेचने के लिए क्या होती है? उसको हमें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए ट्रक की आवश्यकता होती है, ट्रेन की आवश्यकता होती है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन की जो आवश्यकता होती है, जो हमें परिवहन की आवश्यकता होती है, तो ये परिवहन क्या है? ये हमारा सर्विस सेक्टर है। कभी कभी वस्तुओं को गोदाम में भंडारित करने की आवश्यकता भी होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार, मतलब कि संवाद, या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता होती है। तो ये जो पत्राचार है, जो बैंक है, जो टेलीफोन है, ये सर्विस क्या है? ये हमें सर्विस प्रोवाइड करा रही है ना, इसीलिए ये क्या होगी? तृतीय क्षेत्रक है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीय गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। चूंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती है, इसलिए तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। क्योंकि वस्तुएं क्या कर रही हैं? ये वस्तुओं के बजाय जो है सेवाओं का निर्माण करती है, हमें सेवाएं प्रदान करती हैं। इसीलिए ये जो तृतीय क्षेत्रक है इसे सेवा क्षेत्रक या फिर सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। सेवा क्षेत्रक में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं। तो कुछ ऐसी सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं,
जैसे हमें शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची एवं वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिक मतलब आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं भी जो है आज आई हैं, जैसे कि इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी महत्वपूर्ण हो गई है सर्विस सेक्टर में। और बच्चों, जैसे कि अभी आप अपने मोबाइल में, अपने टैब में जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ, ये भी किससे संभव हो पाया है? इसी सर्विस सेक्टर के। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आज हमने 3 तरीके के जो है क्षेत्रक को समझा है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? आज हमने सबसे पहले देखा कि अर्थशास्त्र में के जो विभिन्न क्षेत्रक के बारे में समझा। इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्रक, जिसे कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर या कृषि क्षेत्रक के नाम से जानते हैं। दूसरा द्वितीय क्षेत्रक जो है उसे हम औद्योगिक क्षेत्रक या इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो है वो तृतीय क्षेत्रक होता है, जिसे हम सेवा क्षेत्रक या सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं।